हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म क्या है और आवेशों के जो गुण थे वो क्या है। ये हमने आवेश के बारे में समझा था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कूलाम नियम। कूलाम का नियम क्या था, आवेशों के लिए कूलाम का नियम क्या था, कूलाम नियम का सदिश निरूपण एंड कूलाम नियम और न्यूटन के नियम में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, मतलब क्या अंतर है, ये हम आज की वीडियो में समझेंगे। आपको अंत तक बने रहना है। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक है कूलाम नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम नियम। थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। कूलाम नियम 1775 में दिया गया था और ये किसके लिए दिया गया है? आवेशों के लिए। आवेशों के लिए कूलाम नियम आवेशों के लिए दिया गया है 1775 में। मैं इसको समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे उस पिछली वीडियो में मैंने बताया, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। जैसे ये कोई भी दो आवेश है, कोई भी दो आवेश है, जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव माना कि ये समान आवेश है, तो मैंने बताया था समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। समान आवेश मतलब आप देख लो, जब दो धनी से धनी व्यक्ति आपस में एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं कि यार ये कितना अमीर हो गया, ये कितना अमीर, आपस में वो यही देखना, यही चलता रहता है। या दोनों ऋणी ऋणी है, वो भी बेचारे गरीब गरीब है, तो वो भी दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? नफरत करेंगे। तो नफरत का मतलब यहाँ है प्रतिकर्षण। समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और जबकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक धनी और एक ऋणी, वे दोनों एक दूसरे को ऐसे चाहेंगे कि आपस में प्यार करने लग जाएंगे, वो आकर्षित हो जाएंगे एक दूसरे से पास आना चाहेंगे। तो ये क्या होगा? आकर्षण। पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित। और जबकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। ये मैंने उस दिन बताया था। यहां बताने का एक रीजन था, क्योंकि आवेश जो बल लगाते हैं वो आकर्षण भी लगता है और प्रतिकर्षण भी लगता है। क्योंकि अब कूलाम नियम का जो कथन है मैं लिख रहा हूं, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन आए, कूलाम नियम का कथन लिखिए, तो आपको ये लिखना है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि यहाँ दो आवेश ले लिए मैंने, एक Q1 ले लिया और एक दूसरा आवेश Q2 ले लिया, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों की जो मध्य की दूरी है, डिस्टेंस ले ली R, ये दोनों परस्पर R दूरी पर स्थित। यहाँ दो आवेश है Q1 और Q2 जो परस्पर R दूरी पर स्थित है। तो इसमें जो हमसे बोला है कूलाम बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई सा भी हो सकता है। जो समान आवेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण लगेगा।
ये आवेश पर डिसाइड करेगा कि आवेश कैसे है, बल कैसा लगेगा। तो उन सबसे पहले बल क्या दे रखा है, दो कंडीशन दे रखी है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। फर्स्ट जो बल लगेगा वो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। Q1 और Q2 यहाँ आवेश है तो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरी कंडीशन है उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो इनके मध्य में दूरी है r, इसका क्या करना है वर्ग, और इसका क्या है व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती वन में अपॉन में लिख देंगे और समानुपाती डायरेक्ट लिख देंगे। दो कंडीशन बनी, दोनों समानुपाती है, दोनों f की वैल्यू है तो एक साथ लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन वाला अपॉन में लिख दिया। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब दोस्तों यहां तक हमने पढ़ा है कोई सा भी नियम आएगा समानुपाती का चिन्ह आता है ना, उसको बराबर में उसको जब बराबर बनाते हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं। तो यहां भी वही लगेगा समानुपाती स्थिरांक। तो ये हो जाएगा f बराबर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही दोस्तों कूलाम बल है। f बराबर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और वही k एक समानुपाती स्थिरांक है, k एक समानुपाती स्थिरांक है। k का मान होता है दोस्तों 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और एक और होता है दोस्तों मान k बराबर होता है 1/4πε0, 4πε0, जहां ε0 की भी वैल्यू होती है दोस्तों 8.86 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये जो k में और ε0 में जो संबंध है ना दोस्तों, ये व्युत्क्रमानुपाती का है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है जैसे जो k की यूनिट है ना वो ही ε0 की उल्टी हो जाएगी, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। हाँ, तो यहां तक दोस्तों हम कूलाम का नियम लिखेंगे, चाहे 2 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, यहां तक पूरा लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला 1 नंबर का टॉपिक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए, यदि एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अभी ये दो शब्द आए थे k और ε0, k व ε0, ये दो आए, तो इनकी जो विमाएं डायमोंशियल फॉर्मूला विमीय सूत्र क्या होगा, k व ε0 की विमाएं। हाँ, तो हम विमा देखो दोस्तों, विमा निकालना बहुत आसान है यदि हम यूनिट जानते हैं। अभी k की यूनिट मैंने बताई थी दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब आपको जब यूनिट पता है तो विमा कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे न्यूटन किसकी होती है, न्यूटन होती है बल की। तो बल की विमा m1 L1 T-2, ये क्योंकि सर्वाधिक काम आने वाली विमा है बल की, तो आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है कोई बात नहीं, निकाल भी सकते हो। F बराबर होता है ma, m4 मास तो m1, a एक्सीलरेशन है, त्वरण है, तो त्वरण बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो मीटर तो हो जाएगी लेंथ L1, सेकंड समय है ऊपर गया तो T-2। तो आ गई ना विमा दोस्तों बल की, तो बल की हम आराम से निकाल लेंगे m1 L1 T-2। उसके बाद मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है लेंथ है, तो मीटर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर। कूलाम, कूलाम क्या है दोस्तों आवेश। अब आवेश को समझने से पहले हमें विद्युत धारा का पता होना चाहिए। अब विद्युत धारा हम 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और नहीं तो देखो दोस्तों I बराबर क्या होता था Q/T होता था आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो हमें तो यहाँ Q का फॉर्मूला चाहिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT, Q बराबर IT। अब I एम्पियर, T टाइम है ये अपना, तो दोस्तों इसकी जो विमा बनेगी स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर लगा रहा हूं, a² T², क्योंकि कूलाम स्क्वायर था। तो बस बन गई दोस्तों विमा। एक साथ लिख दो, m1 का m1, L1 और L2 कितने हो जाएंगे L3, T-2 और T2, T2 से T2 कटेगा नहीं, ये T2 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का, माइनस का दो पहले से, दो और आ गया माइनस का, तो कितने हो गए माइनस का 4,
और a2 ऊपर गया तो a-2। ये विमा बन गई दोस्तों m1l3t-4 a-2। ये तो है k की। अब एप्सिलॉन नोड मैंने आपको बताया था दोस्तों, k में और एप्सिलॉन नोड में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो यूनिट जब उल्टी है तो विमा भी दोस्तों क्या होगी, एकदम उल्टी। उल्टी का मतलब क्या करेंगे आप, ये नहीं कि इसको उल्टा करके लिख दोगे a-2 t-4, ये नहीं, बस इनके चिन्ह बदल दोगे। m1 है तो m-1, l-3 t4 a2। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी k व एप्सिलॉन नोड की विमा। अब दोस्तों अगला हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ये भी एक नंबर क्वेश्चन पूछ ले तो कूलाम नियम का सदिश निरूपण। हाँ, तो इससे कोई घबराना नहीं है, बहुत सीधा है सदिश निरूपण। ये माना कि कोई दो एक्सिस ले ली मैंने, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, ये मूल बिंदु है O। यहाँ पर दो आवेश रखे हैं, माना कि ये Q1 आवेश है और यहाँ पर है Q2 आवेश। ठीक है दोस्तों, Q1 आवेश मूल बिंदु से R1 दूरी पर स्थित है, Q2 आवेश मूल बिंदु से R2 दूरी पर स्थित है। Q1 आवेश मूल बिंदु से R1 दूरी पर स्थित है तथा Q2 आवेश मूल बिंदु से R2 दूरी पर स्थित है तथा इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस यदि हमने Q1 से Q2 की तरफ नापी तब तो है R12 है, तो दोनों बराबर है, और Q2 से Q1 तो R21 नाम दे दिया दोस्तों। क्योंकि हम इसमें सदिश निरूपण करवाएंगे तो दिशा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि Q1 से Q2 की तरफ ले रहे हैं, Q2 से Q1 की तरफ ले रहे हैं। दोस्तों जब बात सदिश की आ जाती है तो हमें सदिश शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए कि सदिश होता क्या है। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, कि उनमें दिशा जरूरी है, कि हम दाईं तरफ चल रहे हैं, बाईं तरफ चल रहे हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, उसमें दिशा। अब दिशा बताने के लिए दोस्तों एकांक सदिश काम में आता था। एकांक सदिश का काम ही ये था कि दिशा बताने के लिए। हमने पढ़ा था एकांक सदिश 11th क्लास में। एकांक सदिश, एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, लेकिन यहाँ दिशा की बात चल रही है तो केवल और केवल दिशा बताने के काम में लिया जाता था एकांक सदिश। आपने पढ़ा था एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप एंड जेड अक्ष के लिए के कैप, ये वहां पर दिशा पड़ी थी। तो यहाँ जैसे ये कैप शब्द लग जाएगा ना दोस्तों, तो वो राशि सदिश में बदल जाएगी, उसमें दिशा आ गई। तो बस ये आपने समझ लिया एकांक सदिश। अब हम पढ़ते हैं इसकी तरफ। निकालना तो दोस्तों वही है कूलाम बल। तो कूलाम बल कैसे निकलेगा, हम निकाल लेते हैं Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल। Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। दोस्तों Q1 के कारण Q2 पर है तो क्या हो जाएगा F12। सूत्र तो वही होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K आवेश पहले जो Q1 के कारण किस पर है, Q2 पर, दूरी R12, Q1 से Q2 कर रहे तो R12 का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब इसका हमें सदिश निरूपण करना है, सदिश लगा दो, वेक्टर लगाते हैं, सदिश बन जाएगा K Q1 Q2 और R12 का स्क्वायर। सदिश देखो दोस्तों, अब सदिश निरूपण में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये देखना है कि अपॉन में क्या है, डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है, दूरी। जो दूरी दे रखी है ना उस पे आप कैप लगा दो, सदिश निरूपण बन जाएगा। ये सीधा सा है, कहीं भी आ जाए आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। जो अपॉन में दे रखा है उस पे कैप लगा दो, बस उसका सदिश निरूपण है। R12 कैप बन गया दोस्तों ये सदिश निरूपण। ठीक से कहीं भी आपको कोई से भी फॉर्मूले में यदि वो सदिश राशि है और उसका सदिश निरूपण करवा रहा है, आप अपॉन में देखो कि उसमें डिस्टेंस क्या दे रखी है,
और उसका ही आप कैप लगा दो दोस्तों, हो गया। ये तो Q1 आवेश के कारण Q2 पर था, अब हमें तो Q2 आवेश के कारण यदि लगाए तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला कूलाम बल, लगने वाला कूलाम बल F21 क्या हो जाएगा, K Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर। यदि इसका भी सदिश निरूपण, तो देखो सदिश निरूपण में घबराना नहीं है, K Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर तो है, साथ में R21 कैप, बस R21 कैप, और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। ये हो गया इनका सदिश निरूपण। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलग से 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन माना कि पूछ लिया जाए, तब हम क्या करेंगे। बहुत अच्छा है कि कूलाम नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कि दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, कि दोनों में क्या क्या समानता और क्या क्या विभिन्नता है, अंतर और समानता हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक तरफ मैंने कर लिया कूलाम नियम, एक तरफ दोस्तों न्यूटन का नियम। ठीक है, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कूलाम नियम क्या होता है, न्यूटन का नियम क्या होता है। कूलाम नियम मैंने अभी बताया है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का नियम भी सेम था दोस्तों, न्यूटन ने द्रव्यमानों से संबंधित यह नियम दिया था, और यह आकर्षण बल है क्योंकि ये पृथ्वी लगाती है अपनी ओर, आकर्षित करती है वस्तु को, तो यह दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है। और सेम टू सेम है न्यूटन का जो बल है वो भी द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं दोस्तों, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो है कूलाम नियम का, और इसका है F बराबर G, दो आवेश ले लिए, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। बस ये फॉर्मूले से ही मैं अंतर और समानता आपको बता दूंगा। ये फॉर्मूला याद है तो अंतर आपको याद है और समानता भी आपको याद है। ये देख लो आप, पहला है कूलाम का नियम। तो दोस्तों सीधा सा है, सूत्र में देखने से ही पता लग रहा है। कूलाम नियम यह आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, Q1 Q2 आवेश है, तो यह बल क्या है, आवेशों के मध्य लगता है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। जबकि न्यूटन के नियम में क्या है, यह द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है। न्यूटन का जो नियम है वो द्रव्यमानों के मध्य लगता है और कूलाम का नियम आवेशों के मध्य लगता है। दूसरा है दोस्तों, यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का गुण रखता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण यह दोनों प्रकार का बल है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल है, क्योंकि आवेश धनावेश भी होते हैं ऋणावेश भी होते हैं, तो दोनों बल लगा सकते हैं। लेकिन जो पृथ्वी का बल है वो केवल और केवल आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है न्यूटन का बल है जो आकर्षण बल है। ठीक है दोस्तों, ये आकर्षण बल है क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर ही खींचती है। तीसरा है दोस्तों, इसमें ये के का मान, के बोलते हैं दोस्तों माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति। तो ये जो के का मान है ना, इस पर निर्भर करेगा। के माध्यम की प्रकृति है, यदि अलग अलग हुई तो के का मान अलग अलग हुआ तो बल का मान अलग अलग आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ये के मान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि के मान की इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के आप किसी भी कोने पर चले जाओ, यदि वस्तु का द्रव्यमान समान है तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा वो समान ही लगेगा। तो दोस्तों पृथ्वी का हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। चौथा दोस्तों, आवेश। आवेश क्या है, ये लघु परास वाले बल है। लघु परास का मतलब दोस्तों समझे आप कि आवेशों का एरिया फिक्स है। जैसे यहाँ हमने एक आवेश रखा, एक यहाँ पे रखा, तो ये अपने में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण करेंगे तो पास रखे तभी कर सकते, ये नहीं कि एक यहाँ रख दिया और एक उस कोने में रखा तो दोनों फोर्स ही नहीं लगाएंगे। आप देख लेना चुंबकों को जब ज्यादा दूरी पर ले जाते तो वो आपस में कुछ करते ही नहीं है। तो ये क्या है, लघु परास वाले बल है।
लघु परास मतलब इनके मध्य की जो दूरी है वो बहुत कम होती है, और इसमें ये दीर्घ परास वाला बल है। पृथ्वी बहुत दूरी तक भी अपने पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो ये दीर्घ परास वाला बल है। अब दोस्तों जब एक दूसरा आया लघु परास वाला बल है, पास पास है, तो ये दोस्तों प्रबल बल है। तो पास पास होंगे तो दोस्तों ये प्रबल बल लगाएगा, मतलब जो कूलाम बल है न्यूटन के नियम की तुलना में, न्यूटन के बल की तुलना में ज्यादा प्रबल बल है, और ये दोस्तों इसकी तुलना में दुर्बल होता है क्योंकि इनके मध्य दूरी कम होती है। तो ये 5 छोटे छोटे अंतर है, बस फॉर्मूले से बनाए। आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, के मान पर निर्भर करता है, लघु परास वाला बल है एंड प्रबल बल है। न्यूटन के नियम द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है, केवल आकर्षण बल की प्रकृति रखता है, के मान पर कोई निर्भर नहीं करता, दीर्घ परास वाला बल है और दुर्बल प्रकृति रखता है। दोस्तों ये हुए आज के टॉपिक। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों पसंद आए तो आप लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।